वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री और चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट दो क्लास के अंदर हमने टॉपिक 1 कंप्लीट किया था। टॉपिक 1 में कौन कौन से थे? सबसे पहले क्लियर क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड नंबर पर चार्ज बाय मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और दूसरे रेस जो है उनका चार्ज बाय मास रेशियो क्लियर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर कुछ टर्म्स थे जैसे कि आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसके एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए। तो ये फर्स्ट टॉपिक के अंदर अगर तुम्हें क्लियर है तो उसके बाद सेकंड टॉपिक पर जा सकते हैं। सेकंड टॉपिक के अंदर क्या थे? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले कौन सा मॉडल देखा हमने? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो बाद में रिजेक्ट कर दिया किसने? रुथरफोर्ड ने। तो सेकंड मॉडल कौन सा देखा था हमने? रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक्स था उसे कंप्लीट करने के लिए एक तीसरा मॉडल आ रहा है और ये सबसे बढ़िया मॉडल है। यहाँ पर तीसरा मॉडल कौन सा है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम स्टार्ट करें उससे पहले कि बोहर्स एटॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ, बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल डेवलप किया उसमें तो और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थे ना उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है एटॉमिक मॉडल से ही रिलेटेड है। दो एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गए, थॉमसन एंड रुथरफोर्ड। तीसरा बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो डेवलप हुआ उसके अंदर किसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, वो चीजें यहां पर देखने वाले। तो टॉपिक कौन सा है? टेक्स्ट बुक में भी ये टॉपिक है, डेवलपमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। याद रखना यहां पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल नहीं देख रहे हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप करने के लिए बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल डेवलप किया था उसके अंदर कौन सी डिस्कवरी कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रही है उसके बारे में देख रहे हैं। तो यहां पर दो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जिसमें सबसे पहले नंबर पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये वाली डिस्कवरी सबसे पहले होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर दो चीजें देखने वाले। रेडिएशन के डबल नेचर या तो ड्यूअल नेचर। ओके, तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे सबसे पहले। दूसरी डिस्कवरी जो इंपॉर्टेंट थी वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा था जिसकी वजह से बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल डेवलप किया उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। यहां पर दो थ्योरी, दो क्वेश्चन से अलग अलग। ओके, यहां से न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा है दो टॉपिक के अंदर से। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक था? तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सा नेचर है, ये ड्यूअल नेचर है। तो यहां पर कौन से दो नेचर पढ़ने वाले हम ड्यूअल नेचर के अंदर? तो सबसे पहला नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही पढ़ेंगे। उसका कौन सा नेचर पढ़ने वाले हम यहाँ पर? वेव नेचर। तो फर्स्ट नेचर क्या है? वेव नेचर। मतलब जो रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब जितने भी रेज है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, इवन लाइट रेज की भी बात कर रहे हैं। सन के अंदर से जो रेज आ रहे हैं, कॉस्मिक रेज ले लो, गामा, एक्सरे, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, ये सारे रेज जो है ना उनकी बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो रेज है उनमें फर्स्ट नेचर कौन सा है? वेव नेचर। ओके, सेकंड एक और नेचर है उसके अंदर, वो कौन सा? पार्टिकल नेचर। इसका मतलब ये हुआ जो रेडिएशन होते हैं, जो रेज होते हैं, उसमें दो फॉर्म है। एक वो वेव फॉर्म में भी प्रोपोगेट करते हैं और दूसरा उसमें क्या है? पार्टिकल नेचर है। ये दोनों थ्योरी है। ओके, तो दोनों को वन बाय वन पढ़ना है। और दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो उसी से रिलेटेड भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम वेव नेचर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ओके, तो ये देखना है हमें यहां पर कि वेव नेचर क्या होता है।
तो चलो वेव नेचर पहले बेसिक से समझना है तुम्हें, वेव क्या होते हैं, रेडिएशन क्या होते हैं और उसका वेव नेचर क्या होता है। एक सिंपल सी चीज ले लेना, मैक्स मैक्स एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं कि रेडिएशन क्या होता है वो समझना होगा। चार्ज पार्टिकल ले लो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो गया दोनों में से। तो कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेट करेगा, कौन से फॉर्म में है वो, एक्सिलरेशन फॉर्म में एक्सिलरेट कर रहा है, तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। मतलब रेडिएशन समझने की कोशिश करना भी स्टार्टिंग में, जैसे कि एग्जांपल मान लो फायर है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है वो जल रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट है, उसमें से वेव्स निकलते रहते हैं, है ना। तो वो वेव्स किससे बने हुए हैं, ये 18th सेंचुरी और वहां पर पता नहीं था, 200 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, कि वेव किससे बने हुए, ये रेडिएशन किससे बना हुआ है, उस पर डिस्कवरी चल रही है अभी, और उसमें अलग अलग साइंटिस्ट है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो सबसे पहले 200 साल पहले जब पता नहीं था कि यस कि ऑब्जेक्ट के अंदर से ये जो रेडिएशन निकल रहा है या कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन बना किससे, उसके बारे में समझा रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि रेडिएशन जो है कोई, तो रेडिएशन क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेट करेगा, ओके, वेलोसिटी में नहीं, एक्सिलरेट कर रहा है, ओके, तब वो अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। ये वही रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि मान लो ये सन है, ओके, और उसमें से जो वेव्स रेज निकल रहे हैं वो क्या है, रेडिएशन है। रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लो कोई भी, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से भी क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। इवन बल्ब ले लो, तो बल्ब में से भी जो लाइट निकल रहा है उसी की बात कर रहे हैं, तो ये रेडिएशन है, ओके। ये रेडिएशन जो है वो रेडिएशन की डेफिनेशन क्या हुई, सबसे पहले क्या क्लियर हुआ, तो रेडिएशन क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सिलरेट करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा आगे अब क्लियर करना है कि ये रेडिएशन है क्या और कैसे प्रोपोगेट करता है। तो ये रेडिएशन जो प्रोपोगेट करता है आगे, उसके बारे में को डिस्कवरी हुई और वो भी इंपॉर्टेंट था। और उसे एक्सप्लेन किया किसने, मैक्सवेल ने, कि ये जो रेडिएशन है उसे सही तरीके से और बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन मैक्सवेल ने कर दिया था, ओके। तो ये रेडिएशन क्या है वो समझना, कि जब ये रेडिएशन प्रोपोगेट हो रहा है, कोई भी रेस की बात कर रहा हूं मैं, जब वो आगे बढ़ रहा है, ओके, इवन लाइट ले लो, विजिबल लाइट ले लो, सन से जो रेज आ रहे हैं वो रेस, जब वो आगे बढ़ रहा है, तो जब वो प्रोपोगेट कर रहा है, तो प्रोपोगेट करेगा तो क्या होगा, तो वो अपने आसपास, सिंपल सा समझना हो कि तो कैसे प्रोपोगेट होता है, आगे कैसे बढ़ता है, ये मान लो उसका डायरेक्शन है, कोई भी रेस ये डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो वो अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब कोई भी रेडिएशन आगे बढ़ता है, समझना, तो रेडिएशन अपने आसपास में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दूसरी कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है वो अपने आसपास में, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। तो मतलब रेडिएशन क्या होते हैं जनरली, जब वो प्रोपोगेट होंगे, जब वो मूव करेंगे, तो अपने आसपास में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए रेडिएशन का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेडिएशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। हम किसकी बात कर रहे हैं समझना, हम लाइट की ही बात कर रहे हैं। जो लाइट आगे बढ़ रहा है, जब लाइट आगे बढ़ रहा है तो अपने आसपास में दो फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सेकंड नंबर, क्या लाइट को मीडियम की जरूरत है, जैसे मान लो हम पानी में पत्थर फेंक रहे हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होंगे वहां पर भी, लेकिन वो वेव्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब कोई मीडियम होगा तब। जैसे साउंड, अगर हम बोल रहे हैं तो वहां पर भी वेव्स तो निकल रहे हैं, लेकिन क्या मान लो जहां पर वैक्यूम है वहां पर हमारे वेव्स आगे बढ़ेंगे साउंड के, नो, तो उनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लेकिन ये रेडिएशन को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ओके। तो मीडियम डज नॉट रिक्वायर फॉर प्रोपोगेशन। दूसरा क्या याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं।
और अपने आसपास में ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं जनरली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम सबसे पहले जो देख रहे हैं ये कौन सा नेचर है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर देख रहे हैं। क्लियर है ना, वेव क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके पास ड्यूअल नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो अपने आसपास में क्या प्रोड्यूस करेगा, वो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड होता है तब क्या प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ये रेडिएशन क्या होता है, तो मैक्सवेल क्या समझा रहा है कि रेडिएशन जब प्रोपोगेट हो रहा है तो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये रेडिएशन को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम दिया गया इसे। ओके, नेक्स्ट उसी से रिलेटेड ये रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसे प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है। एक और चीज, अब बहुत सारे रेडिएशन हो सकते हैं, सन में से आने वाले को एक रेज नहीं है। मान लो स्पेस में जाओ तो वहां पर कॉस्मिक रेज भी है, क्योंकि गामा रेज भी होते हैं, एक्स रेज हमें पता है। ओके, उसके अलावा विजिबल रेज के बारे में पता है, माइक्रोवेव जगह घर पर जो ओवन होता है उसमें भी वेव्स होते हैं ना, हीट, तो वो कौन से होते हैं, माइक्रोवेव। दूसरा इंफ्रारेड। तो ये सारे जो रेज है ये सबकी स्पीड क्या होती है, तो रेडिएशन कोई भी हो वो सबकी स्पीड वैक्यूम के अंदर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कोई भी रेडिएशन ले लो तुम, उसकी स्पीड क्या होगी, कोई भी रेडिएशन ले लो उसकी स्पीड क्या होगी वैक्यूम में। ओके, तो वैक्यूम में सभी रेडिएशन की स्पीड इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 4 बेसिक से स्टेटमेंट याद रखोगे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहले कौन सा नेचर पढ़ रहे हैं, वेव नेचर। अब इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म समझने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक से टर्म्स है। जैसे कि एग्जांपल, जो मान लो कोई वेव से और वेव्स प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब वेव्स आ रहे हैं। ओके, तो उसे इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, सिंपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे ये वेव जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। जो वेव्स ये लाइन प्रोपोगेशन के एक्सिस के नीचे वाली जो लाइन है उसे क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड द ट्रग। तो पहला टर्म्स याद रखना, फर्स्ट टर्म्स क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट या द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रग, इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट वेव हुआ है ना। देखो एक कंप्लीट वेव कहां पर हो रहा है, यहां से स्टार्ट करो तुम, तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक गया, तो एक वेव इसे बोलेंगे। ऐसे भी कह सकते हो तुम, यहां से एक वेव ऊपर आया फिर यहां पर कंप्लीट हुआ है ना, मतलब एक क्रेस्ट वाला एरिया और एक ट्रग वाला एरिया, वो कंप्लीट वेव हुआ है। ऑसिलेशन कोई भी हो सकता है। ओके, वो झूले जनरली स्विंग करते हैं हम, तो एक उसे ऑसिलेट कब बोलेंगे, कंप्लीटली जब आगे जाकर वापिस आएगा तब उसे क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन हुआ। वैसा ही यहां पर है, तो एक वेव किससे बोला जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रग। और ये लेंथ को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लैम्डा से मतलब वेवलेंथ। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा। और लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रग, नियरेस्ट ट्रग और नियरेस्ट क्रेस्ट। या कह सकते हैं कि एक वेव की लेंथ क्या होती है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किस सिंबल क्या होगा वेवलेंथ का, लैम्डा। अब लैम्डा किस में मेजर किया जाएगा, तो लेंथ है, तो लेंथ किस में मेजर कर लेते हैं जनरली, मीटर। या तो इसे पिकोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नैनोमीटर, या तो एंगस्ट्रॉम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम क्लियर है ना, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। नैनोमीटर कितना होगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। दूसरा, जब ये वेव प्रोपोगेट करता है तो पर सेकंड एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स होते हैं, वो उसे बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, म्यू। क्या होगा फ्रीक्वेंसी का सिंबल, वी नहीं है, म्यू बोलेंगे इसे। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितने वेव्स हो रहे हैं उसे उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है।
याद रखना सारे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। रेडियो जब स्टार्ट करते हैं तब भी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं हम, एफएम हो या तो रेडियो, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, म्यू, और डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, इट्स कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया था मैक्सवेल ने, जो एक्सपेरिमेंट किया ना, ये रेडिएशन के बारे में जो समझा उसे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाला था हर्ट्ज, और इसी का यूनिट फ्रीक्वेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया था हर्ट्ज ने, इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। या तो एक और यूनिट याद रखेंगे इसके लिए हम, सेकंड इनवर्स। तीसरा एक और टर्म्स यहां पर आने वाला है, एक और सी। तो सी क्या होगा यहां पर, स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी रेडिएशन की लाइट और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला याद रखेंगे कंपलसरी हम, क्या होगा फॉर्मूला, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले में यहां से एकदम इजी फॉर्मूला है। जनरली क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। समझ में आ ही रहा है कि अगर एक सेकंड में मान लो कोई रेडिएशन है, उसमें एज एग्जांपल बहुत ज्यादा होंगे लेकिन समझने के लिए हम ले रहे हैं, एक सेकंड में मान लो कितने वेव्स हो रहे हैं, कंप्लीट 10 हो रहे हैं, और दूसरा एक रेडिएशन है उसमें एक सेकंड में मान लो 20 वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई दोनों में से, तो दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई। तो मतलब क्या हुआ, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। दूसरा लेंथ, अगर वेवलेंथ की बहुत ज्यादा होगी, सिंपल सा समझना, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव्स कैसे, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। मतलब वेव्स इस तरह धीरे धीरे होंगे, मतलब पर सेकंड होने वाले वेव्स नंबर क्या हो जाएंगे, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो कम हो जाएंगे। तो यहां से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। ये भी याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या हुआ, इनवर्सली। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, अपने आप में कम हो जाएगी। दूसरा एक और है टर्म्स, चौथे नंबर का टर्म्स याद रखेंगे हम, वेव नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम म्यू बार से। तो म्यू बार क्या है यहां पर, वेव नंबर। और वेव नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो एज एग्जांपल मैं इसे ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, जो लेना है 1 यूनिट लेंथ ले लेते हैं। तो 1 यूनिट लेंथ के अंदर, 1 यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर सेंटीमीटर जो लेना है तुम्हें, 1 यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितने हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड वेव नंबर। अब वेव नंबर उसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। एक और फॉर्मूला आ रहा है सामने, म्यू बार और लैम्डा दोनों का रिलेशन क्या हुआ, इनवर्सली है। वेवलेंथ जितनी कम, नंबर ऑफ वेव्स उतने ज्यादा, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, दैट्स कॉल्ड दी वेव नंबर। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। इसका यूनिट क्या बनेगा, 1/λ। लैम्डा का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या यूनिट बन जाएगा इसका, मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स जो लेना है, जनरली ऐसा यूनिट में हम मीटर इनवर्स लेंगे। तो बेसिक से 4 टर्म्स याद रखेंगे जहां से हमें वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्लियर हो रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पहला नेचर कौन सा है, ड्यूअल नेचर में से वेव नेचर है। वेव नेचर में क्या क्या याद रखना है, तो पहले तो रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड होता है तो अपने आसपास में रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये रेडिएशन का वेव नेचर समझना है। तो वेव नेचर के लिए क्या देखेंगे, जब रेडिएशन प्रोपोगेट हो रहा है तो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये दोनों फील्ड एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, वो भी क्लियर होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, ये डायरेक्शन है दोनों के अंदर। दूसरा, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बढ़िया से एक्सप्लेन किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। ओके, नेक्स्ट उसके बाद दूसरा, ये जो रेडिएशन है, बहुत टाइप डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन है, ये डिफरेंट टाइप्स के जो रेडिएशन है उसे रिप्रेजेंट भी कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए 4 टर्म्स याद रखेंगे, ये 4 टर्म्स, जिसमें वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट क्रेस्ट या तो नियरेस्ट ट्रक। दूसरे नंबर पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड या पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितने हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी याद रखेंगे। तीसरा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी लेनी है हमें, कोई भी रेडिएशन, ओके,
इतनी होगी। और चौथे नंबर पर क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, और उसका यूनिट याद रखेंगे। तो ये चार चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अलग अलग जो रेडिएशन है, उससे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दे, समझना, तो हमें क्या मिलेगा, एक रेडिएशन का पूरा सीरीज मिलने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सभी एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कौन सी बात में, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है और सबके वेवलेंथ अलग है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, समझना, डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन को किस तरह अरेंज करें, इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। किसके बारे में, लेंथ या तो वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी में। तो जो सीरीज मिलेगी हमें रेडिएशन की अलग अलग टाइप्स की, उसे हम क्या बोलने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर क्या मिलने वाला है हमें, रेडिएशन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम है क्या, यहां पर समझना हो कि डिफरेंट टाइप्स के रेस को कैसे अरेंज करेंगे हम, इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले एक कॉस्मिक रेज ले लेते हैं। जो स्पेस में रेज जो होते हैं वो कॉस्मिक रेज बोला जाता है, कि स्पेस में जितने भी रेज है सन से निकलता है वो। दूसरे नंबर पर कौन से रेज है, सीरीज में जो लिखे हुए हैं ना, दूसरे नंबर पर रेज वो कौन से है, गामा रेज। तो दूसरे रेज कौन से है, गामा रेज। तीसरे कौन से रेज है, नेक्स्ट उसके बाद जो सीरीज में अरेंज किया है वो बोलना है तुम्हें, एक्सरे, देन यूवी रेज, विजिबल रेज, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, एम वी लिख रहा हूं, ओके, देन रेडियो वेव, ओके। तो यहां पर इतने रेज लिख रहे हैं। अब ये सभी रेज जो है वो डिफरेंस है, और कौन सी बात में डिफरेंस है, सबकी क्या डिफरेंस है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ओके। अब यहां पर हमने जो अरेंज किया है वो समझना क्या है, ओके। इसे कौन से ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो ऊपर मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं और उसके नीचे वेवलेंथ लिख लेता हूं, ओके। फ्रीक्वेंसी कितनी है, कॉस्मिक रेज, मतलब रेंज में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ओके। तो एक रेंज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻24 से लेकर 10⁻0 तक। और वेवलेंथ की अगर बात कर रहे हैं तो कितने, वेवलेंथ कितनी है, 10⁻16 मीटर से 10⁻16 से लेकर 10⁻5 तक, ओके। तो ये क्या है, उसकी वेवलेंथ। तो अब यहां पर अगर देखो सिंपल सा, तो वेवलेंथ के बारे में कैसे अरेंज किया हुआ है, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो वेवलेंथ कौन से फॉर्म में, यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ वेवलेंथ में। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो कौन सा ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी में डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सीधा सा अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी या तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये ऑर्डर याद रखेंगे, ओके। और इससे जो सीरीज मिली हमें डिफरेंट टाइप्स के रेज की, वो कौन, उसी को हम क्या बोलने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। गामा रेज, ओके, जो रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से गामा रेज प्रोड्यूस होंगे। एक्स रेज, मेटल के ऊपर जब चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एक्सरे, वहां पर देख लिया हमने। यूवी रेज, सन के अंदर से जो आ रहा है, या तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है उसमें से भी यूवी रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, यहां से एक ही रेज ऐसे है जो विजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं। याद रखना, यहां से दूसरे एक भी रेज को जनरली हम देख नहीं पा रहे। तो विजिबल रेज कौन सा है, जो इजीली विजिबल है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विजिबल रेज बोल रहे हैं। विजिबल रेज, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, और कौन कौन से, विबग्योर जिसे शॉर्ट में बोलेंगे हम, ओके, विबग्योर,
और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। तो ये जो विजिबल रेज है, रेड, येलो, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये जो कलर देख पा रहे हैं किसकी वजह से देख पा रहे हैं, विजिबल रेज की वजह से। हाँ, दूसरे रेज को डिटेक्ट करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है, उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे इंफ्रारेड या तो माइक्रोवेव, उसे ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशल कैमरे होते हैं, आर्मी वाले जनरली यूज करते हैं ना। तो वहां से हमें बॉडी से जब हीट निकलती है इंफ्रारेड, तो वो उसे भी आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशल कैमरा भी होते हैं देखने के लिए। ओके, जनरली हम नेकेड आई कौन से रेज देख सकता है, विजिबल रेडिएशन हम देख सकते हैं। और विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होगी 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर। जनरली आगे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। विजिबल रेज में कौन आते हैं, विबग्योर। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो इसी के अंदर कवर करेंगे हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले इसे ध्यान से लिख लो, फिर दूसरा जो पार्ट्स है उसे देखेंगे हम। और दूसरा पार्ट्स कौन सा है अपना, सेकंड नेचर कौन सा है, पार्टिकल नेचर। एक और चीज, वेव नेचर के ऊपर से हम दो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जो रेडिएशन है उसकी दो चीजें, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वेव नेचर। और दूसरे नंबर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसे भी एक्सप्लेन वेव नेचर जो है ना, वेव थ्योरी, वहां से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो कौन से दो पॉइंट है, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरे नंबर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोनों चीजें वेव नेचर वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। उसे एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी हमें, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो वहां से वो दोनों चीजें समझ पाएंगे। पहले ये लिख लेना,